नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारत में आज दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव शुरू हुआ है। इस समय भारत में लगभग 97 करोड़ वोटर्स हैं और यह अमेरिका की आबादी से लगभग 3 गुना है। फैसला इस बात का होना है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, और अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो इसका मतलब होगा कि सत्ता से विपक्ष का वनवास 5 साल के लिए और बढ़ जाएगा और यह वनवास हो जाएगा 15 साल का। आज लोकसभा की 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। एग्जिट पोल करने वाली चुनावी एक्सपर्ट्स अक्सर यह दावा करते हैं कि वोटिंग वाले दिन ही यह पता लगाया जा सकता है कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। और आज हम इन 102 सीटों पर देश का सबसे बड़ा एग्जिट विश्लेषण यानी एग्जिट एनालिसिस आपको दिखाएंगे, जिसमें आज तक के रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ से अपना आंखों देखा अनुभव आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक अपने सारे काम छोड़कर ब्लैक एंड व्हाइट देखिए और जानिए कि इस चुनावी मैच के पहले ओवर में किस पार्टी की ओपनिंग कैसी रही है। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है वो ये बताता है कि ये एक साइलेंट चुनाव है, एक उत्साहहीन चुनाव है। और आज देश भर में जहां जहां भी चुनाव हुआ है वहां पर अगर एक लाइन में उसके बारे में इसे डिफाइन करना हो, इसके बारे में आपको बताना हो, तो वो ये है कि ये उत्साहहीन चुनाव था आज का और साइलेंट चुनाव था जिसमें वोटर बिल्कुल चुपचाप शांत रहा। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि देश में 35% से ज्यादा लोग आज मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए क्यों नहीं आए और इतनी कम वोटिंग का मतलब क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, वोटिंग बहुत कम रही है और बड़ी संख्या में वोटर्स वोट डालने के लिए गए ही नहीं। आज शाम 7 बजे तक पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर 63.2% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार इन्हीं सीटों पर 70.9% की वोटिंग हुई थी। यानी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 7.7% वोटिंग कम हुई है। और ये जो आंकड़ा है, ये जो गैप है पिछली बार में और इस बार में, बहुत बड़ा गैप ये माना जाएगा, बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा, जिससे यह पता चलता है कि इस बार वोटर्स में उत्साह की कमी है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सच्चाई यह है कि पहले चरण में 16 करोड़ 64 लाख वोटर्स में से लगभग 6 करोड़ लोगों ने आज के चुनाव में अपना वोट डाला ही नहीं। 6 करोड़ 12 लाख लोग ऐसे थे जो वोट डालने के लिए नहीं गए। लोकसभा चुनाव में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब पहले चरण के किसी भी बड़े राज्य में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। पहले से कम ही हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में 77.5%, दूसरे नंबर पर असम 71.5%, 65% जम्मू कश्मीर में, 63.5% मध्य प्रदेश में, 63.3% तमिलनाडु में, 53.7% उत्तराखंड में, 57.9% उत्तर प्रदेश में और बिहार में सिर्फ 47.7% वोटिंग हुई है। सोचिए, बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आपको पहले ही बता दें, ये आंकड़े शाम 7 बजे तक के हैं, जिनमें बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन बदलाव होगा जरूर। इसलिए पहले बता दूं आपको, ये शाम 7 बजे तक के आंकड़े हैं और हो सकता है इसमें एक बार और बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए विश्लेषण करने के लिए आंकड़े काफी हैं और ये आंकड़े हैरान करते हैं। वर्ष 2019 की तुलना में तमिलनाडु में 10.4% वोटिंग कम हुई है। सोचिए, 10% वोटिंग कम होना बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में 8.7% वोटिंग इस बार कम हुई है। महाराष्ट्र में 9.3% कम वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 7.1% वोटिंग कम हुई है। राजस्थान में 11.5% कम वोटिंग हुई है। बिहार में 5.9% कम वोटिंग हुई है और पश्चिम बंगाल में भी 7.2% वोटिंग कम हुई है। और जो छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां तो 15 से 25% तक इस बार
कम वोटिंग हुई है। मणिपुर और सिक्किम में 13-13%, अरुणाचल प्रदेश में 16.5%, लक्षद्वीप में 26%, नागालैंड में 26% और असम में इस बार 6.8% वोटिंग पहले के मुकाबले कम हुई है। यानी पूरे देश में ही वोटिंग कम हुई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, उन सभी राज्यों में 30 से 40% लोगों ने आज वोट डाला ही नहीं। इसके अलावा पिछली बार बीजेपी को जिन 40 सीटों पर जीत मिली थी, उन सभी 40 सीटों पर औसतन 9% की वोटिंग कम हुई है, जबकि 15 सीटों पर 10% से भी कम वोटिंग हुई है, जिनमें 7 सीटें राजस्थान में हैं, 3 सीटें मध्य प्रदेश में, 2 सीटें अरुणाचल प्रदेश में और 1 सीट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो क्या ये जो शांति है, जैसा मैंने शुरू में ही आपको कहा, ये एक साइलेंट इलेक्शन है। और ये शांति क्या कहती है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? अब ये तूफान किस तरफ जाएगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये तूफान से पहले की शांति है? इसी तरह जिन 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी, उन सीटों पर भी औसतन लगभग 8% वोटिंग कम हुई है और इनमें भी 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर 10% से कम मतदान हुआ और कम मतदान वाली ये सारी सीटें तमिलनाडु की हैं। इसके अलावा इस बार वोटिंग में उत्तर भारत सबसे पीछे रहा है। यानी यह बीजेपी के लिए बुरी खबर मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन दक्षिण भारत में पिछली बार के मुकाबले सबसे कम वोटिंग हुई है, यानी दक्षिण भारत भी बचा नहीं। उत्तर भारत की 25 सीटों पर 58.6% वोटिंग हुई, जो पिछली बार के मुकाबले 6.9% कम है। दक्षिण भारत की 41 सीटों पर 64.9% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से 14.8% कम है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की 19 सीटों पर 67.4% वोटिंग हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 10.2% कम है। और पश्चिमी भारत की 17 सीटों पर 53.9% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से 10.4% कम है। भारत का कोई भी हिस्सा देख लीजिए, हर हिस्से में, हर राज्य में ज्यादातर सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है, जो यह बताता है कि इस बार वोटर्स में उत्साह की कमी है। अगर इन आंकड़ों को हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो 5 बड़ी बातों के बारे में हम आपको आज बता सकते हैं। इसलिए अब ये जो विश्लेषण है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो चुप्पी है, ये जो साइलेंस है, ये शांति है, ये क्या कहती है? तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक साइलेंट चुनाव है, जिसमें ना तो किसी के पक्ष में कोई लहर है और ना ही किसी के विरोध में कोई लहर दिखाई दे रही है। इसलिए पहला बड़ा पॉइंट तो यह है कि यह उत्साहहीन चुनाव है। और भारत में मुझे याद नहीं इससे पहले कब इतना उत्साहहीन चुनाव हुआ था। हालांकि सोचिए, यह भी कितना बड़ा विरोधाभास है कि मीडिया, सोशल मीडिया पर जो अलग अलग हैंडल्स हैं, वहां राजनीतिक पार्टियों के जो आईटी सेल हैं, वो चुनाव प्रचार की राजनीति से भरे पड़े हैं। और एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिससे यह लगता है कि पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया की नजर इसी चुनाव पर पड़ी हुई है। और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल हो। इतना जोश है इस चुनाव को लेकर। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको ऐसा ही माहौल दिखाई देगा जैसे ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल है और इसमें भारत खेल रहा है, ऐसा जोश। मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, न्यूज चैनल्स पर भी, तो न्यूज चैनल्स भी चुनाव प्रचार से भरे पड़े हैं। दिन रात चुनाव की बातें हो रही हैं और देश में ऐसा लगता है कि इस समय इस चुनाव से बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं, जो कि सही भी है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। लेकिन विरोधाभास देखिए, सोशल मीडिया पर तूफानी कवरेज हो रही है, लेकिन देश की जनता इसके ठीक उलट बिल्कुल शांत बैठी है और लोग इन चुनावों में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि एक लेसन है, वो ये है कि सोशल मीडिया जो बता रहा है और ग्राउंड पर जो दिख रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सोशल मीडिया पर तो इतना जोर है, तूफान है इस चुनाव का, आपको ऐसा लगेगा जैसे इससे बड़ा और इससे जोशीला चुनाव भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे तो बिल्कुल शांति है।
कोई उत्साह ही नहीं है। इसलिए पहली बात तो आपको यह याद रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया आपको आजकल जो बता रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो, बल्कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। दूसरा, इस बार के चुनाव में, इस बार का जो चुनाव है वो वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। तो अब यह जानिए कि इस बार के चुनाव में, 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में क्या बदला है। याद कीजिए, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बदलाव का चेहरा बनकर आए थे। तब देश की जनता को बदलाव चाहिए था। उस चुनाव में जोश था क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। और आप याद कर लीजिए, उस समय तूफान था और वो तूफान चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले नजर आता था, जमीन पर नजर आता था वो। फिर 2019 आया। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं का एक नया चेहरा बने। और 2014 में लोग चाहते थे कि हमारा नायक, हमारा हीरो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2019 में लोगों को ऐसा लगा कि हमारा नायक और हमारा हीरो प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन विपक्ष उसे ठीक से काम नहीं करने दे रहा, विपक्ष उसके पीछे पड़ा है। एक सहानुभूति उस नायक के प्रति 2019 में थी और इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि इस बार हम अपने नायक को और अपने हीरो को ऐसी मेजॉरिटी देंगे कि वो अब अपने फैसले खुद ले सके, उसे किसी दूसरे की तरफ ना देखना पड़े। और 2019 में लोगों ने यही किया। लेकिन एक और बहुत बड़ा अंतर है और वो ये है कि पिछले बार 2019 के चुनाव से ठीक पहले पुलवामा का हमला हुआ था और पुलवामा के इस हमले ने देश के वोटर्स को जगा दिया था। देश के वोटर्स को उसने एक, आप ये कह लीजिए कि उनकी नींद से उठा दिया था। और पुलवामा का जो हमला था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना देश के वोटर्स को जगाने में, उनके अंदर जागृति लाने में। और उन्हें लगा कि देश की सुरक्षा के बारे में हमें सोचना पड़ेगा और देश को सुरक्षित अगर कोई रख सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। तो 2019 की कहानी ये थी। इस बार राम मंदिर ने भी वही काम किया, पूरे देश के लोगों को जागृत करने का, उन्हें इमोशनल बनाने का और इस जागृति को पैदा करने का। लेकिन राम मंदिर का जो जोश था वो समय से पहले ही अपने चरम पर चढ़कर उतर गया। अगर ये चुनाव राम मंदिर बनने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते तो शायद बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा होता। अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो सरकार के हाथ में भी नहीं था कि कब करना है और कब नहीं करना है। लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, अगर उसके 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर यह चुनाव हो जाता तो शायद बीजेपी को बहुत फायदा होता। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में और पहले चरण के चुनाव में जो अंतराल है समय का, वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया और जो वोटर्स हैं उनका जोश धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि चुनाव अगर थोड़ा पहले हो जाता तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलता। लेकिन राम मंदिर की जो पीक थी वो पहले ही उतर गई। तीसरी बड़ी बात, वोटर्स की उदासीनता का एक मतलब यह भी हो सकता है कि मोदी अब लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। मतलब मोदी इज द न्यू नॉर्मल और लोगों को मोदी की आदत हो चुकी है और शायद उन्होंने यह मान लिया है कि आएगा तो मोदी ही, यानी मोदी इज द न्यू नॉर्मल लोग मान चुके हैं। लोगों ने अपने जीवन में और भारत के राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी को अब सहर्ष स्वीकार कर लिया है और उन्होंने ये सोचा है कि अब इसमें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, आएंगे तो मोदी ही, इसलिए चुपचाप बैठो और जिसको समय मिले वो वोट डाल के आ जाए, क्योंकि कोई लहर नहीं है। चौथा, अगर लोग बदलाव चाहते, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर उदासीनता है तो इसका मतलब यह है कि लोग शायद बीजेपी को नहीं चाहते। तो अगर बीजेपी को नहीं चाहते, अगर वो बीजेपी से नाराज हैं, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं और प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव नहीं जितवाना चाहते, वो चाहते हैं कि अगली बार कोई बदलाव हो, तो बदलाव के पक्ष में भी तो कोई उत्साह दिखना चाहिए। अब समस्या यह है कि बीजेपी यानी सरकार के पक्ष में भी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा, ना तो सरकार के पक्ष में, ना बीजेपी के पक्ष में कोई लहर है और ना ही विपक्ष के लिए कोई उत्साह या लहर दिखाई दे रही है। तो अगर हम ये भी मान लें कि ये जो उदासीनता है ये विपक्ष के लिए अच्छा एक साइन है,
तो यह भी गलत होगा, क्योंकि विपक्ष के प्रति भी ना तो कोई उत्साह दिख रहा है और ना कोई लहर दिख रही है। और अनुभवी नेता बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे नेता जिन्होंने 8-8, 10-10 चुनाव लड़े हैं पहले लोकसभा के, आज वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का चुनाव इससे पहले कभी नहीं देखा और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चुनाव है। और कंफ्यूजिंग इसलिए है कि ये जो शांति है, जो साइलेंस है, ये वोटर्स की जो उदासीनता है, ये किसी की समझ में नहीं आ रही। ये उदासीनता क्या कहती है? लोग वोट डालने के लिए जा क्यों नहीं रहे? वो चाहते क्या हैं? वो मोदी को चाहते हैं या वो मोदी को नहीं चाहते हैं? वो विपक्ष को चाहते हैं? वो किसी को जिताने के लिए बाहर निकलेंगे या किसी को हराने के लिए बाहर निकलेंगे? लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल रहे। इससे क्या मतलब लगाया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ा ही साइलेंट चुनाव रहा है और हो सकता है कि ये तूफान से पहले की शांति हो। अब वो तूफान क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। और इस विश्लेषण और आंकड़ों के बाद अब आप ये देखिए कि हमारे संवाददाताओं ने आज दिन भर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर क्या देखा। देखिए, देश के लोग आज दिन भर यही पूछते रहे एक दूसरे से कि क्या चल रहा है पहले चरण की वोटिंग में। तो अब हम आपको बताते हैं कि आज दिन भर पहले चरण की वोटिंग में इन 102 सीटों पर क्या चल रहा था। और यह फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो आपको कोई और नहीं देगा। इसलिए इस समय चेन्नई से हमारे साथ हैं शिल्पा नायर, जयपुर से शरद कुमार, छत्तीसगढ़ के बस्तर से सुमी राजप्पन, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से मंजीत नेगी, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हेमेंद्र शर्मा, नागपुर से अशोक सिंघल, बिहार के जमुई से रोहित सिंह, उत्तर प्रदेश के रामपुर से कुमार अभिषेक, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ऋतिक मंडल और जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस समय मेरे साथ हैं। और ये आज देश का सबसे बड़ा एग्जिट एनालिसिस होगा। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले हम चलते हैं चेन्नई, क्योंकि आज तमिलनाडु में सबसे बड़ा चुनाव हुआ है। पूरा की पूरा तमिलनाडु आज वहां पर चुनाव थे, पूरे 39 सीटों पर। तो चेन्नई से शिल्पा नायर हमारे साथ हैं। शिल्पा, क्या तमिलनाडु के लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपना थाला मानेंगे या नहीं? मेरा पहला सवाल तो यही है। आज आप दिन भर वहां रही, क्या देखा आपने? जी सुधीर जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बहुत ही फोकस बीजेपी हैज फोकस वेरी मच ऑन तमिलनाडु दिस टाइम अराउंड। अगर प्रधानमंत्री के विजिट्स भी देखें तो जनवरी से उनका 8 या 9 विजिट्स हो चुके हैं अभी तक तमिलनाडु में। तो उससे हमें पता चलता है कि कितने इंटेंस है, कितना फोकस से बीजेपी यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु उनको पता है कि एक आइडियोलॉजिकली एक हॉस्टाइल स्टेट है टुवर्ड्स बीजेपी, टुवर्ड्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो उनके लिए तमिलनाडु एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री जो भी अगर आप देखें काशी तमिल संगमम से या फिर सेंगोल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल करने से, ये सब उनका एक तरीका है लोगों को ये बताने के लिए कि वो तमिलनाडु के लोगों का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इन सबको वो बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो इसीलिए ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे भी जब भी उनका पब्लिक मीटिंग्स होता है तो उनका एक लाइन प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि I regret not knowing Tamil. I'm sorry that I'm not able to speak to you in Tamil. So the Prime Minister also लेकिन मेरा wants to show सवाल that ये he's not है able शिल्पा, to. मेरा सवाल ये है कि आज तमिलनाडु में भी हमने ये देखा 10% वोटिंग कम हुई है पिछली बार के मुकाबले। तो जो एंथुजियाज्म है वो मिसिंग था। इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है? आप दिन भर इतने सारे लोगों से मिली, क्या लगता है आपको? सुधीर जी, 7 PM का जो डेटा आया है ईसी से वो यही बता रहे हैं हमें कि 72% पोलिंग हुआ है तमिलनाडु में। और अगर आप ये 2019 इलेक्शन से कंपेयर करें तो 2019 में भी 72% था पोलिंग। तो ये फाइनल डेटा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा शायद। तो फाइनल डेटा हमें रात को या फिर कल सुबह मिलेगा। लेकिन अभी तक हम जो भी डेटा इलेक्शन कमीशन से हमें यहाँ उन्होंने दिया है तो इट्स द सेम एज 2019। उतना डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अर्बन सेंटर्स जो कि चेन्नई, मदुरई, तो शिल्पा, जो आप लेटेस्ट डेटा दे रही हैं, शिल्पा जो आप लेटेस्ट डेटा दे रही हैं कि उतना ही है जितना पिछली बार हुआ था, अब
ये हमारे दर्शकों को बताइए कि डीएमके की जो स्थिति है इस समय, क्या वो पहले के जैसी ही है, पहले से बेहतर है? इस बार क्या बीजेपी का खाता वहां खुलेगा? अगर डीएमके के हम बात करें तो उनका बहुत ही एक कंफर्टेबल पोजीशन है इस बार, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एआईडीएमके और बीजेपी इस बार अलायंस में नहीं है। यस, एंटी इंकम्बेंसी है, गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा बहुत नाराजगी है लोगों के बीच में, लेकिन ऑपोजिशन स्प्लिट होने के वजह से वो डीएमके के लिए बहुत ही एक एडवांटेज पोजीशन में है डीएमके पार्टी। शायद बीजेपी एंड एआईडीएमके इफ दे हैड फॉट द सिलेक्शंस टुगेदर करीबन 20 सीटों में डीएमके के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हुआ होता, लेकिन बिकॉज द ऑपोजिशन स्प्लिट डीएमके के लिए इस इलेक्शन में भी वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन 10 सीट ऐसे भी है जहां पे कंपटीशन बहुत टाइट है, एक नेल बाइटिंग फिनिश होगा इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो इस वजह से आज का डीएमके का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी इलाकों में, उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में था। फॉर एग्जाम्पल कोयम्बतूर, जहां से तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई लड़ रहे हैं, वैसे तिरुनेलवेली नयना नागेंद्रन को वहां से फील्ड किया गया है बीजेपी ने, एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है। तो इन सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में थोड़ा बहुत टाइट कंपटीशन डेफिनेटली है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो सारी 3 पार्टियां जो है तमिलनाडु में, बीजेपी, एआईडीएमके एंड डीएमके, ऑल 3 पार्टीज के लिए ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बैटल है, एक हाई स्टेक बैटल है। शिल्पा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिल्पा, मैं अब आगे बढ़ूंगा। शिल्पा, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब हमें जाना है जयपुर, राजस्थान, और जयपुर से हमारे साथ शरद कुमार हैं। शरद, आज राजस्थान में भी 12 सीटों पर वोटिंग हुई है और इन 12 में से बीजेपी ने पिछली बार 11 सीटें जीती थी। आज हमें यह भी बताया गया कि राजस्थान में पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम रही है, जो जोश है वो देखने को नहीं मिला और ये बड़ा साइलेंट सा चुनाव है। आप क्या कहेंगे? आप दिन भर वहां पोलिंग बूथ्स पर रहे, लोगों से आपने मुलाकात की, बातें की, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को आज? सुधीर जी, एनडीए की 12 सीटें थी और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए क्या फ्राइडे को, शुक्रवार को चुनाव कराया जाए, क्योंकि पता नहीं देश के क्या मिजाज है। लोग समझते हैं 3 दिन की छुट्टी हो गई, बाल बच्चों की स्कूल बंद हो गए, चले घूमने चलते हैं। मैं जो देखा है अपार्टमेंट्स जो बड़े बड़े हैं शहरों में, वहां जो बूथ हैं वहां पर बैठे लोगों से बातचीत की कि आप लोग दोपहर में बैठे हो, एक भी आदमी नहीं आ रहा है। तो कह रहे थे कि देखिए पता नहीं इस बार क्या हो गया, कहाँ चले गए लोग, हम गए थे अपार्टमेंटों में बुलाने के लिए, वहां से भी नहीं निकल रहे हैं। तो एक दिन रामनवमी थी और एक दिन का फिर छुट्टी नहीं था, लगता है एक दिन की छुट्टी लेके 5 दिन के लिए निकल गए। मगर ग्रामीण इलाकों में वोटिंग हुआ है और जो आप बता रहे थे कि देखिए ये लोग जो एक उत्साह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए, उसमें कमी देखी गई। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, इसलिए लोग घर से हराने भी नहीं निकले। मगर उसके उलट जो जयपुर में देखा मैंने, ग्रामीण में और शहर दोनों लोकसभा क्षेत्र में, कि विपक्ष को लेकर भी और भी उत्साह कम था। कई जगह तो टेबल ही कांग्रेस के नहीं लगे थे और कई जगह लगे थे तो दोपहर 1 बजे चले गए थे। तो जो महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा विपक्ष लेकर आई थी, उस मुद्दे पर भी कोई भरोसा जताते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो वैक्यूम हुआ है, ये वैक्यूम इसलिए हुआ है कि जो बीजेपी के बूथ पर बैठे कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे कि हम लोग 20 साल से बैठ रहे हैं, पहली बार पार्टी के ऑफिस से या फिर उम्मीदवार के दफ्तर से यह भी पूछने के लिए फोन नहीं आ रहा है कि भाई मतदान कैसा चल रहा है, वरना हमें पिछले चुनाव में तो बीजेपी वॉकी टॉकी तक देती थी कि क्या चल रहा है। तो बीजेपी के संगठन के तरफ से भी उदासी हुई है। सारा दोष जनता को नहीं दे देना चाहिए। कांग्रेस में तो चलते रहता है जो उम्मीदवार है वो जाने जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसे आप ऐसा देखते हैं कि बीजेपी ने भी और जनता ने भी ये मान लिया कि आएंगे तो मोदी ही, शायद इसलिए वो सोच रहे हैं कि ज्यादा कुछ अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है, जनता मोदी को चाहती है, जनता ने भी सोच लिया वही जीत रहे हैं और सभी लोगों ने थोड़ा इसके लिए गंभीरता अपनी कम दिखाई? बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मैं कहने जा रहा था।
कि लोगों ने सोच लिया आएंगे तो मोदी, एक वोट मेरे नहीं देने से क्या हो जाता है। और विरोधी भी देखिए, पहली बार मैं परकोटे में घूमा हूं, चूरू के इलाके में पता किया हूं, मुस्लिम मतदाता भी घर से नहीं निकले कि वोट देकर क्या करेंगे, आएगा तो मोदी ही। तो इससे भी एक मुस्लिम इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं। तो ये एक सुनिश्चितता जो आप न्यू नॉर्मल की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस चुनाव की कि मोदी तो आ ही रहा है, वोट देकर क्या करेंगे। पक्ष विपक्ष दोनों की स्थिति कमोबेश ऐसी थी, ये एक बड़ा फैक्टर है। मुझे लग रहा है कि दूसरे चरण के चुनाव में इस पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, वरना ये जो फैक्टर है कि क्या करना है, मोदी की लोकप्रियता है विधानसभा चुनाव से, ये ऐसे कहते हुए सुन रहा था मैं बीजेपी के नेताओं को कि चिंता मत कीजिए शरद जी, विधानसभा चुनाव से 75% ज्यादा मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई है। मुझे लग रहा है कि चक्कर में वो घर में बैठे रह गए। जी शरद, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। राजस्थान तो बीजेपी का गढ़ है ही, मध्य प्रदेश भी बीजेपी का गढ़ है और हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। हेमेंद्र, 6 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। पिछली बार 5 सीटें यहां इनमें से बीजेपी ने जीती थी, एक छिंदवाड़ा को छोड़कर, जहां कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते थे और बहुत अच्छी तरीके से वो जीते थे। 1 लाख से ज्यादा, 1,13,000 वोटों के आसपास से जीते थे। इस बार भी वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने इस बार क्या देखा, और जो हम उदासीनता की बात देख रहे हैं, क्या ये जो उदासीनता हमें राजस्थान में देखने को मिली, क्या वही उदासीनता, वही चुप्पी, शांति, साइलेंस मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है? जी देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे आपने बताया कि 6 सीटों के लिए चुनाव आज हुआ है और उसमें से एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी के पास 2019 में आई थी और वहां पर सबसे ज्यादा नजरें लोगों की थी। भारतीय जनता पार्टी भी पूरा फोकस वहीं कर रही थी और ये सीट को, छिंदवाड़ा की सीट जो है, इसको थोड़ा सा आइसोलेशन में देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे तक लगभग 73% वोट जो है, वोटर टर्नआउट जो है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है डेटा बाहर आया था। तो ऐसा नहीं है कि लोगों में उत्साह नहीं था, खासकर छिंदवाड़ा के अंदर। लेकिन छिंदवाड़ा में आपको बताऊं कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश में विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट अगर हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी की लहर सी दिख रही थी, लेकिन वो लहर छिंदवाड़ा के बॉर्डर पर जाकर के रुक गई थी और वहां पर सभी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो अभी जो है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोशिश जरूर कर रही थी कि कमलनाथ को किसी ना किसी तरीके से कॉर्नर करे। लेकिन मैं 2 इंटरेस्टिंग वाकया आपको बताना चाहूंगा जो बातों में आज लोगों से सामने आए। एक व्यक्ति ने आज मुझे बताया कि देखिए, कमलनाथ जी बहुत लंबे समय तक यहाँ के सांसद रहे, ये बात सही है कि उनके बेटे उनके बराबर परफॉर्म नहीं कर सकते और उनके जो सहयोगी थे जैसे दीपक सक्सेना है और बाकी लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले भी गए। लेकिन एक बात ये भी है कि यदि कमलनाथ यहाँ के सांसद नहीं होते तो छिंदवाड़ा की स्थिति भी मंडला, डिंडोरी या बाकी जो मध्य प्रदेश के नगर हैं उनकी तरह होती। ये बात नहीं होती कि आज छिंदवाड़ा जो है न केवल मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के टॉप पर है बल्कि पूरे देश के मानचित्र पर भी कहीं ना कहीं कमलनाथ को आप कह सकते हैं कि कमलनाथ छिंदवाड़ा के मोदी हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा जो वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूं वो विक्रम अहिके का है। विक्रम अहिके जो है बहुत साधारण परिवार से, आदिवासी परिवार से आते हैं और वो जो है छिंदवाड़ा के मेयर चुने गए थे। कमलनाथ की उनके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ था। वो कहते थे कि कमलनाथ ने उनको बनाया है, लेकिन चुनावों से कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन आज सुबह 11:30 पौने 12 बजे के करीब उन्होंने फेसबुक पर एक अपील जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं लोगों से कि नकुलनाथ को ही वोट डालें। मेरे से गलती हो गई थी जो कुछ मैंने पिछले 15-20 दिन पहले किया था। उसके बाद हमने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की तो वो लगभग रो गए थे और कह रहे थे कि मेरे से गलती हुई, आगे मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अगर मैंने ये आज डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं खुद का चेहरा आईने में नहीं देख पाता। तो इस तरीका का मेरा आपसे बस ये सवाल है, छिंदवाड़ा तो आपने बता दिया, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं, मध्य प्रदेश में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या मध्य प्रदेश में भी उत्साह की कमी आपको दिखाई दे रही है? मध्य प्रदेश में भी आपको ऐसा ही लगता है कि पहले के मुकाबले 2014, 2019 के चुनाव भी आपने देखे थे, इस बार क्या अलग है? जी बिल्कुल, चुनाव में उत्साह की कमी है। जैसे सीधी में अगर देखें तो वोट काफी परसेंटेज गिरा है। वोट
वोटिंग परसेंटेज अगर लगभग थोड़ा बहुत ठीक ठाक अगर कहीं है तो वो बालाघाट में और छिंदवाड़ा में, इसके अलावा शहडोल में भी कमी है, मंडला में भी कमी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेडिशनली स्ट्रांग सीट्स है वहां पर उनको हराने की ऐसा नहीं लगता है कि कोई हरा पाएगा। जैसे जबलपुर है वहां पे वो स्ट्रांग है, शहडोल में स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कहीं फाइट है तो वो मंडला में है, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव हारे थे। जो ओमकार मरकाम है वो 4 बार के कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, विधानसभा के 4 बार जीते हैं और वो एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मतलब शहडोल में काफी अच्छे से चुनाव लड़ी है, जबलपुर में स्ट्रांगली चुनाव लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल एडवांटेज प्राइम मिनिस्टर मोदी, और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि राम मंदिर की वजह से है, पूरे देश में हो ना हो मध्य प्रदेश में तो वो दिख रहा है कि राम के नाम पर शायद वोट गिरा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर ये 2-3 सीटें छोड़ दे, अभी छिंदवाड़ा थोड़ा सा डाउट में है, बाकी सीटों पे कांग्रेस पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है, लेकिन कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए श्योर मानी जा रही हैं। और वो शायद इस वजह से है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैरिज्मा है और साथ ही साथ राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसका भी इंपैक्ट है। जी, तो राम मंदिर से जो जागृति आई है वो मध्य प्रदेश में तो दिखाई दे रही है, ऐसा हिमेंद्र बता रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उधमपुर, और उधमपुर से हमारे साथ हैं सुनील जी भट्ट। देखिए, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में आज वोटिंग हुई है, तो उधमपुर में आज का मतदान क्या कहता है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल सुधीर, धन्यवाद। अगर मैं आपको बताऊं कि आज जम्मू कश्मीर की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनमें से एक लोकसभा सीट पर मतदान हुआ जो कि उधमपुर लोकसभा सीट है। और सुधीर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये देश के सबसे बड़े जो लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। काफी बड़ा इसका भूगोल है, पहाड़ी क्षेत्र है। और सुधीर, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी ज्यादातर इलाकों में उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में। और ये जो उधमपुर की जो सीट है ये 5 जिलों में फैली हुई है, कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़। और ज्यादातर ये जो इलाके हैं दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन बारिश के बावजूद, वर्षा के बावजूद लोग जो है भारी संख्या में वोट देने आए हैं। और जो 5 बजे तक जो यहाँ चुनाव अधिकारी हैं जो उन्होंने डेटा दिया है उसके अनुसार 65.08% मतदान हुआ है, जो कि अभी फाइनल नहीं है क्योंकि अभी भी कई स्थानों से डेटा आना है, ये अपडेट होगा और उसके बाद ही अंतिम जो टर्नआउट के जो फिगर्स हैं, जो डेटा हैं वो सामने आएंगे। लेकिन सुधीर, जिस बात के जो आप बात कर रहे थे कि इस बार के जो लोकसभा चुनावों में जोशो खरोश कम है, वो अगर देखा जाए तो सही बात है। लेकिन वोट देने लोग आज आए और सुबह में जिस मतदान केंद्र पर गया वो ग्रामीण इलाके में था। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, दिलचस्प, कि सुबह 6 बजे मैं एक ग्रामीण पोलिंग बूथ के बाहर पहुंचा और 6 बजे से ही वहां कतारें लगनी शुरू हो गई, जबकि आधिकारिक समय सुबह 7 बजे से मतदान का था। यानी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों में काफी उत्साह रहता है वोटिंग का। और आज भी वो मैंने देखा कि 6 बजे से ही कतारें देखी गई और जैसे ही 7 बजे और लोगों की भीड़ बढ़ती गई, कतारें बढ़ती गई और लोगों में खासा उत्साह देखा मैंने। और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी कई आए, उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन बाद में तकरीबन 10 बजे के आसपास मैं फिर शहरी इलाके में पहुंचा उधमपुर के, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि शहरी इलाकों में सुबह सुबह लोग वोट डालने नहीं आते। और जब मैं 10 बजे के आसपास शहरी इलाके में पहुंचा तो तब वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा शुरू होने लगी और लगभग 11 बजे के आसपास शहरी इलाकों में लोग जो है मतदान के लिए आए। और अंत में जब 5 बजे के आसपास जो डेटा आया उसके अनुसार 65.08% मतदान हुआ है। और अगर पिछली बार की अगर हम तुलना करें तो ज्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है कि पिछली बार के जो मतदान हुआ था प्रतिशत का, हो सकता है उतना ही इस बार भी हो या उसको क्रॉस भी कर जाए। सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं, जो सारे लोग एक दूसरे से पूछते हैं, देखिए सिंपल भाषा में जनता क्या पूछती है, भाई ये बताइए जीत कौन रहा है? सुधीर, मैं पूर्व अनुमान से तो बचूंगा, लेकिन यह है कि यहाँ पर अगर मुद्दों की बात किया जाए, मैंने सुबह से वोटरों से बात की है, मतदाताओं से बात की है, तो लोगों का यही कहना है कि राम मंदिर भी एक मुद्दा रहेगा इन चुनावों में, 370 जो हटाई गई है वो भी एक मुद्दा रहेगा। तो लोग उससे खुश हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम ये दोनों तो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, ये दोनों मुद्दे बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन
लेकिन सुधीर, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो लोग इन मुद्दों की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही में वो ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। नौजवान लोग जो है, पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो अभी भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। यानी कि ये मुद्दा भी लोगों के जहन में है और कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा है कि सरकार को इस विषय पर काम करना होगा। और अगर इस विषय पर काम नहीं होगा जॉब क्रिएशन पे, तो हो सकता है इस चुनाव में नहीं, अगले चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन फिर अभी भी सुधीर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी फैक्टर जो है अभी भी बरकरार है। लेकिन हाँ, 2014 में लोग जो है उनको देखने के लिए बड़े व्याकुल थे, उनको सुनने के लिए व्याकुल थे। जैसे कि आपने कहा कि अब मोदी इज द न्यू नॉर्मल, तो लोगों को पता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, काफी अच्छे वक्ता हैं, उनके भाषण भी लोगों ने सुने हैं, तो न्यू नॉर्मल की तरह देखा जा रहा है। लेकिन मोदी फैक्टर अभी भी बरकरार है और जब लोग वोट डालने जा रहे हैं उस चीज को भी वो जहन में रख रहे हैं। जी सुनील, थैंक यू, आपका शुक्रिया। मोदी इज द न्यू नॉर्मल, और ये चुनाव जो है पूरा प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है, मोदी के पक्ष में या मोदी के विरोध में, लेकिन है मोदी पर ही। अब चलते हैं महाराष्ट्र, नागपुर से हमारे सहयोगी अशोक सिंघल इस समय हमारे साथ हैं। अशोक, आपने तो इतने सारे चुनाव देखे हैं, लगातार आप चुनाव देखते जा रहे हैं। आपने यूपीए की सरकारें भी देखी, आपने वाजपेयी जी की सरकार भी देखी, और आपने अब 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार भी देखी। इस बार आप जब महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में यह कहा जाता है कि इस बार जो बड़ा मुद्दा होगा वो ये असली और नकली का होगा। असली एनसीपी कौन सी है, नकली एनसीपी कौन सी है, असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है। ग्राउंड पर आज आप जब थे तो आपने क्या देखा, क्या अंतर आपने महसूस किया, और क्या आपको भी ऐसा लगा कि इस बार थोड़ा उत्साह की कमी दिख रही है, लहर ना इधर की है ना उधर की? बिल्कुल सुधीर, इसमें कोई दो राय नहीं, लहर तो नहीं दिखाई दी। लेकिन नागपुर की अगर स्थिति की बात की जाए, सुबह से वोटर आ रहे थे, लेकिन भारी तादाद में लाइनें लगी हो या लगातार लोगों का जमावड़ा लगा हो वोट डालने के लिए, वो नहीं दिखाई दिया। मोहन भागवत जरूर 7 बजने से 10 मिनट पहले ही पोलिंग बूथ पे पहुंच गए थे। जैसे ही 7 बजे उन्होंने अपना वोट डाल दिया था। और अक्सर हर बार जब भी वोट डालने की नौबत आती है, जब भी वोट डालते हैं, तो वो यही इसी तरीके से पोलिंग बूथ पे आकर वोट डालते हैं। लेकिन अगर आम लोगों की बात की जाए सुधीर, लोगों में उतना उत्साह नहीं था। और ये एक पैटर्न भी है यहाँ का, नागपुर का। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए, 1999 के बाद एक बार भी 60% वोट प्रतिशत क्रॉस नहीं किया। 60% वोट भी यहाँ नहीं डले 1999 के चुनाव की अगर बात की जाए। 1952 के बाद से और 1999 के बीच में सिर्फ 6 बार 60% पोलिंग क्रॉस की है। तो यहाँ पैटर्न जो है नागपुर का, ये कम ही रहा है। पिछली बार 54% के करीब वोट डले थे, उससे 2014 में 57% वोट डला था। तो इस बार अभी तक 5 बजे तक 48% वोट डला है। लेकिन सुधीर, जैसे आप भी बोल रहे थे शुरू में, जब डिटेलिंग कर रहे थे, इस पूरे विश्लेषण कर रहे थे इस वोट प्रतिशत का, एक समय होता था जब ये कहा जाता था कि अगर ज्यादा वोट डलेगा, ज्यादा पोलिंग होगी तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट माना जाता था, सरकार के खिलाफ माना जाता था, या कम होगा तो सरकार के पक्ष में जाता है। लेकिन बहुत समय से, पिछले कुछ चुनावों से ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। ज्यादा वोट डालना सरकार के पक्ष में भी जा सकता है, सरकार के खिलाफ भी जा सकता है। तो ये कोई पैमाना अब रहा नहीं है कि किसके पक्ष में गया, उदासीनता क्या है, क्या वजह रही। अगर वोट नहीं डाला तो क्या सरकार से नाराज है या विपक्ष से नाराज है, वो नहीं रहा। एक बात जो आपने कही वो ये हो सकती है कि लोगों को लगता है जो नतीजे हैं वो तो पहले से पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो बीजेपी और मोदी ने एक माइंड गेम खेला है, हार जीत पे बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि 400 सीटें आएंगी या 370 आएंगी या पहले जितनी आएंगी, ये चर्चा का मुद्दा है लोगों के बीच में। कोई भी हमसे भी बात करता है, हम कहीं मिलते हैं लोगों से, तो ये कहते हैं कि क्या 370 आ जाएंगी बीजेपी के अकेले, या 400 एनडीए के आ जाएंगी, या 300 के करीब आएंगी पहले जितनी। हार जीत की कोई बात नहीं कर रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये एक बीजेपी ने जो साइकोलॉजिकली जो पत्ता फेंका है, एक तो वो बात है। तो हो सकता है जो वोटर नहीं निकले हैं उनको ये लगता है कि सरकार तो बनी रही है, कितनी सीटें आएंगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ये फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि उतना उत्साह जमीन पे दिखाई नहीं दिया लोगों में, ना लंबी लंबी कतारें दी, कुछ जगह दिखाई दिए लोग, लेकिन गर्मी बहुत थी, उसके बावजूद ही मॉर्निंग में लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए या इवनिंग में वोट डालने निकलते हैं। तो अशोक, लेकिन उतना उत्साह नहीं था। जी, तो अशोक सिंघल का कहना है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई अशोक सिंघल ने। जी, अशोक ने जो बात बताई है वो ये है कि अगर कम लोग भी अगर वोट डालने के लिए आ रहे हैं,
वोट परसेंटेज कम भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार से नाराज हैं या वो दोबारा सेम सरकार को चुनना नहीं चाहते, क्योंकि अब समय बदल रहा है। महाराष्ट्र का जो लेटेस्ट फिगर मेरे पास आया मैं आपको बता दूं, 2019 में महाराष्ट्र में 64.7% वोट पड़ा था। इस बार 55.8% वोट पड़ा है, जो कि पहले के मुकाबले लगभग 9% इस समय कम माना जाएगा। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से ऋतिक मंडल हमारे साथ हैं और 3 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां, और ये तीनों सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। आज आपने ऋतिक क्या देखा और क्या अलग आपको दिखाई दिया? हालांकि पूरे देश में अगर देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल का ही आया है और पश्चिम बंगाल वोटिंग परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। और अभी मेरे पास जो लेटेस्ट फिगर है वो यही है, 77.57%। पिछली बार 84% था। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो आज कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के वोट में देखने को मिला। देखिए, लंबे अरसे से मैं जो देख रहा हूं और बंगाल की राजनीति के साथ और वोट के साथ जो चीज बिल्कुल जुड़ गया है वो है हिंसा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोकसभा चुनाव से पहले तमाम मशक्कत की गई, तमाम तैयारी की गई ताकि यहाँ पर हिंसा की जो फिर से वो ना घटे। तो हमने जो देखा कि कूच बिहार में छुटपुट कुछ घटना जरूर हुए, लेकिन उस तरीके से बड़े आखिरी में जो है हिंसा नहीं हुआ। और ये बड़ी बदलाव हम समझ सकते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि इस बार बंगाल के ये 3 महत्वपूर्ण सीट जो नॉर्थ बंगाल में, क्योंकि खास ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, खास ये सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए भी है। आंकड़े दिखा रहे हैं कि 77% जो है टर्नआउट हुआ है। ज्यादातर हमने देखा है कि नॉर्थ बंगाल में ज्यादा वोटिंग ट्रेंड रहता है और पिछली बार भी ऐसा हुआ था। 2019 का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी जो है 18 सीटें बंगाल से हासिल हुआ था, उनमें से ज्यादातर सीटें इस नॉर्थ बंगाल से हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ शुरुआत है, क्योंकि ये जो 3 चुनावी हम जो मैदान है आज से जिसका शुरुआत हुआ, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, सुबह से मेरा अभी तक शाम हो चुका है, रात होने को है। कूच बिहार में मैं घूम चुका हूं, निशित प्रामाणिक के साथ देख चुका हूं, तृणमूल कांग्रेस के साथ भी घूम कर देखा है, जगह जगह पे पहुंची। एक तो बात हिंसा नहीं हुआ, दूसरा बीजेपी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात देखिए, बंगाल में एक कहावत है कि यहाँ पर चुनाव होता नहीं, चुनाव करवाना पड़ता है। दरअसल चुनाव के वक्त में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, ऋतिक मैं आपको बीच में रोकूंगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया है अभी थोड़ी देर पहले, 4 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट फेज ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू टू ऑल दोज हु हैव वोटेड टुडे, गेटिंग एक्सीलेंट फीडबैक फ्रॉम टुडेज वोटिंग, इट इज क्लियर दैट पीपल अक्रॉस इंडिया आर वोटिंग फॉर एनडीए इन रिकॉर्ड नंबर्स। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मुझे आज पहले चरण के चुनाव में जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने सबका धन्यवाद दिया है जिन्होंने आज वोट किया है, और वो कह रहे हैं कि जबरदस्त एक्सीलेंट फीडबैक आज की वोटिंग को लेकर हुआ है। मेरे पास आ रहा है फीडबैक, और बिल्कुल ये स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया है और कहा है कि जबरदस्त रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है। देखिए, अब जल्दी से हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर, जहां कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है। योगी आदित्यनाथ का राज्य है, जिसमें पीलीभीत को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर 40% से 55% तक मुसलमान हैं। आपने पोलिंग बूथ पर आज क्या देखा कुमार अभिषेक? उत्तर प्रदेश का फीडबैक बड़ा जरूरी है पूरे देश के लिए। देखिए सुधीर जी, जैसे आपने कहा कि ये साइलेंट चुनाव है, तो मैंने भी वही ऑब्जर्व किया कि ये पूरी तरीके से ये साइलेंट चुनाव है। लेकिन साइलेंट चुनाव का मतलब ये नहीं है कि किसी के विरोध में ये चुनाव जा रहा है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था। दरअसल मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि एक सेटल्ड वोट बैंक दोनों तरफ है और दोनों तरफ सेटल्ड वोट बैंक ने अपने अपने को वोट किया है। ये जरूर है कि वोट परसेंटेज कम है, 57.57% ही वोटिंग हुई है, लेकिन अपना अपना वोट सबने डाला है। ये जरूर है कि उदासी दिखाई दी। एक वक्त था जब हम इन इलाकों में घूमते थे तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती थी, लेकिन इस बार लाइनें नहीं थी
और लोग आराम से आकर अपना वोट दे रहे थे। ये वो इलाका है जब 2019 में जो चुनाव हुए उसमें सपा और बसपा गठबंधन ने 8 में से 5 सीटें जीती थी और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में अगर आप देखें तो बीजेपी को लगता है कि वो एज पर है, यानी कि वो ज्यादा सीटें इस बार जीतने जा रही हैं। लेकिन मुस्लिम वोटों की बड़ी तादाद जो इस बार साफ साफ दिखाई दिया वो ये कि बहुत ज्यादा उसमें बंटवारा नहीं दिखा है, यानी कि सपा और बसपा एक साथ जब थी तब जो मुस्लिम कंसोलिडेशन था वो आज अलग होने के बावजूद भी वो मुस्लिम कंसोलिडेशन इन 8 सीटों पर था। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये कह सकते हैं कि एक मुश्त ये वोट जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गया है। लेकिन जो दूसरा वोट है जो बीजेपी का वोट माना जाता है उसका भी कंसोलिडेशन हमें दिखाई दिया है सुधीर जी। और ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव में ठीक है कम वोटिंग की वजह से और अगर कहें तो उत्साह नहीं होने की वजह से प्रेडिक्शन होते हैं, लेकिन ये एक जिस बात की आपने चर्चा की, ये न्यू नॉर्मल है। लोगों ने मोदी को बहुत सुना है, बहुत देखा है। कुमार अभिषेक, माफी चाहूंगा क्योंकि अभी समय हमारे पास बहुत कम है। मोदी इज द न्यू नॉर्मल। छत्तीसगढ़ बस्तर से सुमी राजप्पन हमारे साथ हैं। बस्तर में ऐसे समय में वोटिंग हो रही है सुमी जब इसी हफ्ते 29 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है। आप पोलिंग बूथ पर दिन भर थी, क्या कह रहे हैं लोग? और थोड़ा आज संक्षिप्त में बताइएगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और हमारे 1-2 साथी अभी जिनसे हमें बात करनी है तो वो बच गए हैं, तो आप जल्दी से बताइएगा। जी बिल्कुल, बस्तर में ओवरऑल परसेंटेज वोटिंग का देखा जाए तो 63.14% रहा, जो 2019 की अपेक्षा 8% कम था क्योंकि पिछले बार 71% वोट था। और इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में बीजापुर और कोंटा को छोड़कर, क्योंकि ये काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और यहां पर बहुत क्लियर कट मैसेज दिया गया था गांव वालों को कि वोटिंग बॉयकॉट करना है और नक्सली का प्रभाव यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से बीजापुर और कोंटा में बहुत कम वोटिंग हुई, लेकिन बाकी अगर जगह देखा जाए तो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग हुई है, जिसका एक अच्छा असर देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कांकेर में सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसका उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रहा है और किस तरह से विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया, वो भी बहुत अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र है जगदलपुर का, शहरी क्षेत्र में जो वोटिंग है वो काफी इस बार एवरेज पड़ा है। इनफैक्ट जो जगदलपुर है वहां पर 63% के आसपास का वोटिंग परसेंटेज रहा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शहर में इस बार राम एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ज्यादा अगर किसी का चेहरा चमका है तो वो है लॉर्ड राम का, और शहरी क्षेत्रों में ये चीज काफी साफ तरीके से नजर आई। कैंडिडेट अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, उत्तराखंड से चलते हैं मंजीत नेगी के पास। मंजीत, जल्दी से आप बताइए उत्तराखंड से क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो उदासीनता दिख रही है ये बदलाव के लिए है या प्रधानमंत्री मोदी को वापस लाने के लिए लोगों ने मान ही लिया है? देखिए, जैसे आंकड़ों में आपने बताया कि 2019 में 58% से ज्यादा मतदान हुआ था, जो आज 53-54% यानी कि 6-7% मतदान कम हुआ है। लेकिन सुधीर जी, इस बात को ध्यान रखना होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान मैं काफी सीटों पर घूमा और आप देखिए कि बीजेपी ने जिस तरह का जोर लगाया था, अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, सबने प्रचार किया। वहीं कांग्रेस ने ऐसा लगता था कि चुनाव के प्रचार के दौरान ही अपने हथियार डाल दिए थे। उनकी एक स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा की यहाँ पर एक रैली हुई और तमाम बड़े नेता अगर कांग्रेस के देखें आप तो चाहे हरीश रावत हो, यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह, जो भी उनके कद्दावर नेता हैं वो चुनाव से हटे हुए हैं। तो ये पिछले 15 दिनों के प्रचार के दौरान साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से ही यहाँ पर हतोत्साहित है और बीजेपी, हालांकि आज बीजेपी भी कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर आज उत्तराखंड में देखें शादियां बहुत थी, तो कई लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें शादी में जाना था। तो वोटिंग कम है लेकिन तो भी बीजेपी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। मंजीत, अब हम एक बार बिहार जरूर चलना चाहेंगे। बिहार के जमुई से हमारे साथ रोहित सिंह हैं और बिहार में ऐसा कहा जा रहा था रोहित कि चुनाव ये बिल्कुल खुला हुआ है। आप बताइए क्या रहा आज का दिन, कैसा रहा? सुधीर, देखिए बिहार का पहला चरण जो था वो कितना महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिहाज से। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री ने चारों लोकसभा सीट पे जाकर जो है प्रचार प्रसार किया था, यानी कि बीजेपी को
बहुत उम्मीद थी और प्रधानमंत्री से भी कि यहाँ पर वोटर टर्नआउट अच्छा होगा, लेकिन आज जमुई में देखिए या अन्य जितने भी इलाकों में आज जहाँ वोटिंग हुई है, जबरदस्त गिरावट जो है वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिला है। जबरदस्त उत्साह उदासीनता जो है वो देखने को मिली है। यहाँ तक कि 46% जो है ओवरऑल वोटिंग हुआ है। जमुई की बात करें तो तकरीबन 9% पिछले बार से कम है। तो ऐसे में शहरी इलाकों में जब हम घूम रहे थे तो जाहिर सी बात है, एक देखिए तापमान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो प्ले करता है। 42 डिग्री जो है आज तापमान चल रहा था और लू चल रही थी। तो ऐसे में वोटर जो शहरी इलाकों में थे वो बहुत ही कम संख्या में जो है वो बूथ तक पहुंच रहे थे। हालांकि ग्रामीण इलाकों में तो रोहित, जो मुझे बात समझ में आई और वो ये है कि गर्मी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में लोग शायद वोट डालने के लिए ना गए हों, क्योंकि इस समय मौसम ही ऐसा है। गर्मी काफी थी, खासतौर पर जो उत्तर भारत है वहां तो काफी ज्यादा गर्मी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, इस बार आज कम से कम जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कोई लहर नहीं है, ना कोई बदलाव की लहर है और ना ही किसी को बचाने की लहर है। लेकिन इसका मतलब यह है कि लोगों ने यह स्वीकार कर लिया है दैट मोदी इज द न्यू नॉर्मल, यानी मोदी जो हैं वो अब रहेंगे, मोदी चुनाव नहीं हार सकते। और शायद इसीलिए लोगों को लगा होगा कि मेरे एक वोट से भी क्या हो जाएगा। इसलिए लहर की कोई जो है वो कमी है, दोनों ओर से कोई लहर नहीं है। बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर आपको जो तूफान नजर आता है वो तूफान आपको जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए इस चुनाव को लेकर कम से कम पहले चरण में यह उदासीनता देखी गई है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली हमेशा धारा के विपरीत तैरती है। इसलिए अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध कीजिए और धारा के विपरीत तैरना सीखिए। नमस्कार।